हेलो, जय हिंद एवरीवन। वेलकम टू अभिलाषा क्लासेस। और आज हम आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर। बेटा, बेसिक कॉन्सेप्ट और एटॉमिक स्ट्रक्चर में अगर मैं बात करूं तो ये केमिस्ट्री का वो पोर्शन है जिसमें से आपको हर साल लगभग 4 से लेके 6 क्वेश्चन मिलते हैं। और 4 से लेके 6 क्वेश्चन मिलते हैं, तो इसकी वजह से ये वाला पोर्शन हमारे लिए बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। आज नंबर ऑफ क्वेश्चंस थोड़े कम है, यानी कि 25 नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि उन 25 नंबर क्वेश्चन से मैं वो सारे टॉपिक कवर कर पाऊं, वो सारे टॉपिक का आपको रिवीजन करवा पाऊं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो बिना कोई समय गवाए हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। एक बार इस क्वेश्चन को गौर से पढ़िए और जवाब दीजिए कि क्या सीन है। ये क्वेश्चन बोल रहा है, a liquid is heated up to a certain temperature, which one of the following situation would correct corresponding to the boiling of the liquid। तो ये बॉइलिंग पॉइंट के बारे में हमसे कुछ जानकारी लेना चाह रहा है। और आज तक आपने जो पढ़ी थी 10th क्लास तक, व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट? द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड इज अ मिनिमम टेम्परेचर एट विच द लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग। ठीक है, ये 9-10 तक ये वाली डेफिनेशन आपके काम आ भी जाती है, लेकिन अगर मैं बात करूं इसके आगे की चीजें तो थोड़ा टेक्निकल में जाते हैं। कि जैसे कि सपोज दैट ये क्या है बेटा, एक लिक्विड है और इस लिक्विड में मैं नीचे क्या लगा रहा हूं, आग जला रहा हूं। लिक्विड है और इस लिक्विड बर्तन है, इसमें कोई लिक्विड भरा हुआ है, इस लिक्विड में जल रही है आग, ये लिक्विड भरा हुआ है। जब मैं आग जलाऊंगा तो इसमें वेपर क्रिएट होगा, यानी कि यहाँ पे वेपर क्रिएट होगा तो वेपर का भी एक प्रेशर बनेगा, प्रेशर ऑफ वेपर। और ऊपर से आप देखोगे तो ऊपर से इस पे एक फोर्स लग रहा है, एक प्रेशर लग रहा है। कौन सा प्रेशर लग रहा है बच्चों? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। प्रेशर लग रहा है, जिसको हिंदी एक तुम एयर प्रेशर भी बोल सकते हो। जो एटमॉस्फेयर है वो इस पे प्रेशर लगा रहा है। अब नीचे से ऊपर की ओर प्रेशर लग रहा है, उसको मैं वेपर प्रेशर बोले दे रहा हूं। इधर देखो, ये मान लो नीचे से ऊपर की ओर जो प्रेशर लग रहा है उसको मैं बोल देता हूँ वेपर प्रेशर, और ऊपर से नीचे की ओर जो फोर्स लग रहा है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर बन रहा है। तो ये लिक्विड तब तक वेपराइज होकर ऊपर नहीं उठेगा, जब तक वेपर में कन्वर्ट नहीं करेगा, जब तक ये नीचे वाला प्रेशर जो वेपर प्रेशर है वो किसके, एटमॉस्फेयर के बराबर ना हो जाए। वह मिनिमम टेम्परेचर जिसमें ये जो वेपर प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है, उस पॉइंट को हम बोलते हैं बेटा बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बॉइलिंग पॉइंट। देन बॉइलिंग पॉइंट इज द मिनिमम टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर बिकम इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब इसके अकॉर्डिंग यहां पे आंसर देखिए, व्हेन एटमॉस्फेरिक प्रेशर बिकम्स इक्वल टू द वेपर प्रेशर, ये बिल्कुल सही है और यही मैंने अपना था, तो ये सही है। इसमें व्हेन एटमॉस्फेरिक प्रेशर बिकम लेस वेपराइज वेपर, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर बिकम्स हायर देन द वेपर प्रेशर, ऐसा भी नहीं है। व्हेन द वेपर प्रेशर बिकम इक्वल टू द एयर प्रेशर, बेटा ये ऑप्शन भी इसका सही है। अब मुझे नहीं पता कि यूपीएससी ने इसका क्या आंसर दिया है, पर अगर जनरल वे में देखा जाए तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को ही हम एयर प्रेशर बोल देते हैं। यानी कि बॉइलिंग पॉइंट इज द मिनिमम टेम्परेचर, जो उसके सराउंडिंग में जो प्रेशर है उस सराउंडिंग प्रेशर में ये वेपर प्रेशर ज्यादा हो जाए। तो अगर मैं खुले में ना भी करूं तो हो सकता है कि यूपीएससी ने इसका डी आंसर दिया हो, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया स्पेसिफिक टर्म। जब मैं खुले आसमान में किसी भी लिक्विड को क्या करूंगा, बॉईल करूंगा, तो मुझे जो क्या मिलेगा, बॉइलिंग पॉइंट मिलेगा, वो अलग होगा। सपोज दैट मैं उसके सराउंडिंग में बात करूं, मैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर की जगह पे कुछ और सराउंडिंग में बात करूं, एयर प्रेशर में बात करूं, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। तो इसका अगर मैं देखा जाए तो मेरे ख्याल से यूपीएससी ने भी डी ही दिया होगा। डी इज ज्यादा करेक्ट आंसर है। दोनों सही हैं, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन दोनों में से अगर ज्यादा सही कौन सा है, इस पे अगर जोर दिया जाए तो मेरे ख्याल से डी शुड बी द राइट आंसर।
ठीक है, लेकिन तुमसे बोलेगा कि ये सही है, तो हाँ बेटा नॉर्मल कंडीशन में एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी सही आंसर माना जाता है। चलिए ये वाला क्वेश्चन है, एक बार इसको बात कीजिए, देखते हैं क्या सीन हो रहा है। चलो मेरे ख्याल से ये वाली चीजें आ गई होंगी आपको। इसमें क्या है, द स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ अ सब्सटेंस इज द क्वांटिटी ऑफ हीट नीडेड टू चेंज द यूनिट मास फ्रॉम। अब देखो इसमें तो वेपोराइजेशन की बात हो रही है, तो मुझे पता है वेपोराइजेशन क्या है, कि अगर कोई लिक्विड है, अगर उस लिक्विड को मैं किस में कन्वर्ट कर दूं, गैस में कन्वर्ट कर दूं, तो उसको क्या बोलते हैं, वेपोराइजेशन, वेपोराइजेशन। तो एक यूनिट मास मान के मान सकते हो आप, 1 लीटर मान लो, 1 किलो मान लो, जो भी मान लो, एक यूनिट मास को एक, यानी कि 1 किलो वाटर को वेपराइज करने में हमें जितनी एनर्जी चाहिए, जितनी हीट चाहिए, उसी को अपन बोल देंगे स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर। यानी कि यूनिट मास को लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट करते समय विथआउट अ चेंज ऑफ टेम्परेचर। बिल्कुल सही है। लेटेंट हीट में हमको एक बात याद रखनी होती है कि क्या होता है, टेम्परेचर चेंज नहीं होता। यानी लेटेंट हीट होती क्या है, लेटेंट हीट है जब कोई भी सब्सटेंस या कोई भी मैटर अपनी स्टेट चेंज करता है, तो वो कुछ एक्स्ट्रा मात्रा में हीट को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन इसमें उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ता। और जो एक्स्ट्रा मात्रा में हीट एब्जॉर्ब की गई है, इसी को अपन बोलते हैं लेटेंट हीट। मैंने क्लासरूम में भी ये एग्जांपल दिया था, मैंने बोला था कि जब भी आइस मेल्ट करती है, जब भी आइस मेल्ट करेगी तो वो क्या कर देगी, हीट को एब्जॉर्ब कर लेगी, और इससे उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, लेकिन हीट एक्स्ट्रा मात्रा में एब्जॉर्ब जरूर कर ली। और जो एक्स्ट्रा मात्रा में हीट उसने एब्जॉर्ब की, इसी को बेटा अपन बोलते हैं लेटेंट हीट। ऐसे ही जब कोई भी वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है, जब वाटर को बॉईल किया जाता है, वेपर में कन्वर्ट होता है, तो हम लगातार हीट देते जाते हैं, और आप देखोगे वाटर वेपराइज होता रहेगा, लेकिन वाटर जो लिक्विड है उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, क्योंकि जो हीट हम एक्स्ट्रा मात्रा में दे रहे हैं वो खर्च हो जा रही है वाटर को वेपर में कन्वर्ट करते समय, लेकिन वेपर का उस समय टेम्परेचर नहीं बढ़ता है। ये बात आप याद रखना। तो लेटेंट हीट क्या है, ये वो एक्स्ट्रा हीट है जो किसी भी मैटर को एक फेज से या एक स्टेट से दूसरी स्टेट चेंज करने में खर्च होती है, लेकिन उससे टेम्परेचर नहीं होता। और टेम्परेचर क्या है, हमें जो हीट है, हीट कितनी ट्रांसफर हुई हम टेम्परेचर से ही निकालते हैं, तो इसका हमें पता नहीं चलता कि टेम्परेचर कितना हुआ, इसीलिए इसको बोलते हैं लेटेंट हीट। लेटेंट हीट को हम हिंदी में बोलते हैं बेटा गुप्त ऊष्मा। हीट को एक्चुअली में ऊष्मा बोला जाता है। क्या बोलते हैं बेटा, गुप्त ऊष्मा। लेटेंट माने होता है हिडन, हिडन हीट भी इसी को बोला जाता है, ये बात याद रखना आप लोग। चलिए नेक्स्ट। अब इस क्वेश्चन को देखेंगे तो देखो वैलेंसीज इसमें आप लोग ऑलरेडी दिए। ये क्वेश्चन ये जानना चाह रहा है कि क्या आपने केमिकल बॉन्डिंग जो पढ़ी है, क्या आपने कंपाउंड बनाना सीखा है। अब यहाँ पर हमारे पास 2 आयन है, एक अमोनियम आयन है, तो अमोनियम आयन क्या होता है बेटा, NH4 पॉजिटिव 1 पॉजिटिव, इसमें दे भी रखा है। दूसरा क्या है, कार्बोनेट आयन, और कार्बोनेट क्या होता है, CO3, अब इसमें दे भी रखा है 2 नेगेटिव। तो मुझे ये बताओ, इसकी वैलेंसी हो गई 1 प्लस की, इसकी वैलेंसी होगी माइनस की 2। तो जब भी कंपाउंड लिखते हैं तो हम बेटा क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या होगा, NH4 2। अब 2 सिंस दोनों में गुणा हो रहा है तो हम क्या कर देंगे, 2 का होल क्लास लगा देंगे। जब भी हमारा आयन पॉली एटॉमिक आयन हो और इसमें किसी भी चीज का मल्टीप्लाई करना हो तो बेटा हम ब्रैकेट लगा के होल लगाते हैं। और कार्बोनेट का करेंगे 1 से, तो इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, तो क्या हो जाएगा NH4 2CO3, ये कंपाउंड बन के आएगा। क्या कौन सा आंसर होगा, मुझे बताओ बताओ। बिल्कुल सही, NH4। अमोनियम आयन की बात हो रही है, तो अमोनियम आयन क्या होता है बेटा, NH4 ही होता है। तो क्या आंसर हो गया इसका, ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये एक बार इसको देखें, फिर हम बात करते हैं इस पर। ये क्या बोल रहा है कि एवोपरेशन फ्रॉम द सरफेस ऑफ गिवन लिक्विड टेक्स प्लेस मोर रैपिडली व्हेन। तो मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पे थोड़ा कि एवोपरेशन होता क्या है। एवोपरेशन का सीधा सीधा मतलब है, जैसे सपोज दैट कोई वाटर है, ये वाटर की है सरफेस, ये वाटर भरा हुआ है, नीचे ऊपर सरफेस है, तो सरफेस पे कोई ना कोई मॉलिक्यूल होंगे। तो देखो ये सरफेस पे जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं,
ये मॉलिक्यूल एटमॉस्फेयर से कुछ एनर्जी ले लें, और एटमॉस्फेयर से एनर्जी काइनेटिक एनर्जी कहीं भी मिल सकती है। सोचो एयर फ्लो कर रही है, विंड चल रही है, विंड के पार्टिकल्स में काइनेटिक एनर्जी है। जब ये पार्टिकल किससे, पानी के पार्टिकल से, वाटर के पार्टिकल से टकराएंगे, मॉलिक्यूल से टकराएंगे, तो उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। तो जब ये काइनेटिक एनर्जी ले लेते हैं तो ये सरफेस को छोड़ के वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं। किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? वेपर में। तो जब भी कोई पार्टिकल सरफेस बाय सरफेस, सरफेस पे कोई भी पार्टिकल एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, और एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद वेपर में कन्वर्ट हो गया, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं बेटा वेपराइजेशन। क्या बोलते हैं? वेपराइजेशन, एवेपोरेशन, सॉरी नॉट वेपराइजेशन, एवोपोरेशन बोलते हैं। और एवोपोरेशन की खास ये है कि बेटा ये सरफेस फिनोमेना है। एवोपोरेशन कैसा फिनोमेना होता है? सरफेस फिनोमेना। क्या होता है बेटा? सरफेस फिनोमेना होता है। तो इवोपरेशन इज अ सरफेस फिनोमेना। ये सरफेस बाई सरफेस हो गया, जैसे कि एक सरफेस लेयर थी वो वेपर में कन्वर्ट होगी, फिर दूसरी वाली वेपर में कन्वर्ट हो जाएगी, फिर तीसरी वाली वेपर में कन्वर्ट हो जाएगी। अब कुछ फैक्टर्स हैं जिसपे हमारा जो इवेपोरेशन होता है वो क्या करता है? डिपेंड करता है। जैसे पहला मैं बात करूं टेम्परेचर। क्या होता है बेटा? टेम्परेचर। तो टेम्परेचर अगर मैं बढ़ाऊंगा तो इवेपोरेशन बढ़ेगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि मॉलिक्यूल से उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो ये क्या होगा? सरफेस को छोड़ के कहाँ निकल जाएगा? बाहर निकल जाएगा। तो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। दूसरा सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है। अगर मैंने सरफेस एरिया क्या किया बेटा? बढ़ा दिया। सिंपल सी बात है, सरफेस एरिया बढ़ा देगा तो पानी जल्दी सूख जाएगा। तुमने देखा भी होगा घरों में जब माताएं बहनें कपड़े वगैरह सुखाती हैं तो अब क्या होता है, कपड़ों को फैला के डालते हो, ऐसे फटकार देते हैं, फिर फैला के डाल देते हैं ताकि एवोपोरेशन ज़्यादा हो और जल्दी सूख जाएं कपड़े। ऐसा भी देखा होगा जब माताएं पोंछाएं लगाती हैं, घर में लेडीज़ पोंछा लगाती हैं, ऐसा जो नहीं लेडीज़ है सब लगाते हैं, मैं खुद लगाता हूँ अपने घर में। तो जब भी घर में पोंछा लगाया जाता है तो देखोगे आप पोंछा बहुत जल्दी सूख जाता है। यानी मैं एक गिलास वाटर को फर्श पर फेंक दूँ तो वो ज़्यादा जल्दी इवेपोरेट होगा अगर मैं उसको गिलास को सीधा रखा रहने दूँ तो सरफेस एरिया बढ़ाने पे इवेपोरेशन क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तीसरा इसमें था विंड स्पीड। अब बेटा तुम देखोगे अगर स्पीड ज्यादा देर तक चलेगी, विंड है, विंड ज्यादा स्पीड से चलेगी तो विंड के पार्टिकल्स में काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, और जब ज्यादा काइनेटिक एनर्जी के साथ में वाटर के मॉलिक्यूल से टकराएंगे तो वाटर का मॉलिक्यूल यहाँ से छूट के कहाँ निकल जाएगा? बाहर भाग जाएगा। तो विंड स्पीड भी क्या करती है? डिपेंड करती है। आपने घर में देखा होगा कभी भी बारिश बारिश के मौसम में हम लोग क्या करते थे? कपड़े रूम के अंदर डाल देते थे और पंखा चालू कर देते थे। तो पंखा चालू करता है तो विंड की स्पीड बढ़ जाती है और कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। चौथा है ह्यूमिडिटी। क्या होता है बेटा? ह्यूमिडिटी। देखो बेटा अगर एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है तो फिर एवोपोरेशन कम होने लगेगा। ह्यूमिडिटी अगर ज़्यादा है तो एवोपोरेशन कम होगा। देखो बारिश के समय में या सर्दियों के समय में कपड़े जल्दी नहीं सूखते क्योंकि सर्दियों के समय में ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, बारिश के समय में ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो इसकी वजह यही है कि जो एवोपोरेशन होता है वो धीरे धीरे होता है। तो ये चार चीज़ें हैं जो मेनली आप याद कर लो और इसमें आपका काम हो जाएगा। एक बात और है, एवोपोरेशन जब होता है, देखो एवोपोरेशन जैसे कि हमारा पसीना आता है, स्वेट होता है, स्वेट भी एवोपोरेट होता है। तो एवोपोरेशन कूलिंग इफेक्ट देता है। कैसे? जैसे जैसे हमारी बॉडी ज़्यादा गर्म हो जाती है और हमारी बॉडी को अपना टेम्परेचर रेगुलेट करना है तो हमारी बॉडी स्वेट रिलीज करती है। और जब ये स्वेट, जैसे स्वेट मेरे हाथ पे आया और जब स्वेट यहाँ से एवेपोरेट होगा तो ये मेरी स्किन से कुछ हीट लेके एवेपोरेट होगा, हीट चुरा के भाग जाएगा। अब हीट चुरा के भाग जाएगा, यहाँ से लेके जाएगा लेटेंट हीट के रूप में, तो फिर ये स्किन मेरी कैसी हो जाएगी? ठंडक। अब मैं अगर पसीना आ रहा है, पसीना जाते समय कूलर के सामने बैठ गया, फिर तो सुभान अल्लाह क्या मजा आता है। वो इसीलिए आता है क्योंकि उस समय एवोपोरेशन की स्पीड बढ़ जाती है। तो जब पसीना आए और कूलर के सामने बैठ गया तब थोड़ी देर में ही आपका पूरा पसीना सूख जाता है। एवोपोरेशन जल्दी जल्दी होता है। एवोपोरेशन जल्दी होता है तो हमारी बॉडी से वो क्या ले लेता है? हमारी बॉडी की सरफेस से हीट लेके भाग जाता है, तो हमारी बॉडी कैसी हो जाती है? ठंडी हो जाती है। इसी तरीके से तुम कोई बीमार वगैरह हो जाता है, कोई व्यक्ति तो बीमार हो जाता है तो उसके माथे पे, फोरहेड पे हम गीला क्या रखते हैं? पट्टी रखते हैं, जिससे वाटर क्या करे? एवोपोरेट हो जाए और जो यहाँ का टेम्परेचर है, माइंड का टेम्परेचर है, फोरहेड का टेम्परेचर, वो क्या आ जाए? गिर जाए। तो ये हम घर में यूज करते हैं एवोपोरेशन की वजह से। चलिए अब इसके बेसिस पे हमारे से बताइए कौन सा आंसर होगा? टेम्परेचर इज हाई एंड द सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड हाई। मोर पूछा है ना, रैपिडली क्या होगा? फिर सिंपल सी बात है, सरफेस एरिया ज्यादा हो और टेम्परेचर भी ज्यादा हो तो हमारा एवोपोरेशन तेजी से होगा। ठीक, नेक्स्ट। क्या हो रहा है आज? ठीक है, मैं सोचा था कहीं गड़बड़ कर रहा है। चलिए इसको देखिए एक बार और करने की कोशिश कीजिए।
एक कंपाउंड दे रखा है, इस कंपाउंड का नाम है X2O3। अब ये X2O3 है, इसमें 31.58% ऑक्सीजन है बाय वेट। तो पहले इससे कंपाउंड का वेट निकाल लेते हैं X2O3, यानी कि इसमें अगर मैं ऑक्सीजन का वेट निकालूं तो ऑक्सीजन का वेट कितना आ जाएगा। ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल का वेट होता है 16 इंटू हो जाएगा 3 बराबर हो जाएगा 48। क्या है बेटा 48। अब ये बताओ 48 किसी चीज का कितना प्रतिशत है। 31.58% है। 48 इतना प्रतिशत है। तो बाकी का बचा हमारा कौन X2। तो मुझे ये बताओ इतना परसेंट है, तो 1% इसका कितने के बराबर हो जाएगा। 1% बराबर हो जाएगा 48 डिवाइडेड बाई 3.158%। 3.158%। तो इनको मैं कैलकुलेट करूं जरा, करो कैलकुलेट। तुम कैलकुलेट करके मुझे बताओ, फिर मैं आपको बताता हूँ क्या सीन बन रहा है इसका। जल्दी से करो, चलो आपको समय दे रहा हूँ मैं। थोड़ा बहुत हाथ पैर चलाओ, ऐसे तो तुम बोर हो जाओगे। और मेरी क्लास जब भी लिया करो ना, तो कोशिश किया करो मेरी क्लास कैसे लेने की, कॉपी पेन अपने पास रखा करो। जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ मैंने बताई वो इम्पोर्टेंट चीज़ आप कर लो, और फिर उसके बाद नोट डाउन कर लो सारी चीज़ें जो मैं बोल रहा हूँ, तो आपका काम हो जाएगा। बताओ बताओ, नहीं पता पड़ रहा। चलो ये लगभग लगभग तुम्हारा आएगा अप्रॉक्सीमेटली, मैं तो ऑलरेडी सॉल्व करके रखा हूँ 1.5। कितना आएगा 1 पॉइंट। तो एक बात बताओ बच्चों, अगर 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 कोई ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट का 1% 1.5 है, तो क्या मुझे बता सकते हो 100% कितना हो जाएगा। 100% हो जाएगा 150 ग्राम। समझ में आया। अब 150 ग्राम है, मुझे ये बताओ बच्चों 150 ग्राम में से 1% तो ये हो गया। 150 ग्राम में से 48 ग्राम हमारा क्या है। 150 हो जाएगा, ग्राम मत लो, 150 है। अब इसमें से ऑक्सीजन कितनी है 150 में से 48। यही तो हुआ, ऑक्सीजन तो इतनी हुई, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल का वेट तो इतना ही हुआ। अरे यार, ऑक्सीजन का एटोम एक्स 48 है, तो मुझे बताना है एक्स एक्स का अमाउंट कितना हो जाएगा। X2 का O3 तो 48 है, X2 कितना हो जाएगा। 150 में से घटा दो, 150 में से 48 घटाएंगे बेटा कितना आएगा 102। 102 होगा, ये X2 की वैल्यू है। तो X की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा 51। क्या हो जाएगी 51। इसमें क्या पूछा है, द एटॉमिक मास ऑफ X। एक 51 के और पास कहीं आना चाहिए, तो ये आंसर हो जाएगा ये लगभग लगभग अप्रोक्स वैल्यू क्या होगी 52 ग्राम पर मोल होगी। ये बात आप याद रख लेना। समझ में आया कि टोटल हमारा कितना था 150 था, उसमें से 48 क्या है ऑक्सीजन है, बाकी का बचा क्या हुआ X2 होगा। तो ये आ गया आंसर 51 के समथिंग समथिंग। तो अप्रोक्सीमेटली क्या वैल्यू आ जाएगी, सी इज द राइट आंसर। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, अगर हो गया है तो फिर आगे बढ़ा जा सकता है। चलिए क्वेश्चन एक बार पढ़िए, और पढ़ने के बाद मुझे बताइए क्या सीन है। अब ये रिएक्शन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बात आप याद रखना। ये रिएक्शन है जिसमें 1 मोल हमारा अमोनिया हमने लिया है, 1 मोल ऑक्सीजन लिया है। पहले मैं रिएक्शन लिखता हूँ। रिएक्शन क्या है कि 4 मोल हैं अमोनिया के, 4 मोल ऑफ अमोनिया इज रिएक्ट विथ 5 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस एंड इट गिव्स आउट, क्या देता है 4 मोल ऑफ NO गैस नाइट्रस ऑक्साइड एंड 6 मोल ऑफ H2O देता है। अब ये है कि अगर मेरे पास 4 मोल अमोनिया हो तो वो 4 मोल अमोनिया 5 मोल ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट कर सकती है, और रिएक्ट करने के बाद 4 मोल हमको NO के मिलेंगे और 6 मोल हमको वाटर को मिलेंगे। तो मुझे ये बताओ बच्चों, अगर 4 मोल अमोनिया कितने के साथ रिएक्ट कर रहे हैं 5 ऑक्सीजन के साथ, तो ये बता सकता है कि 1 मोल अमोनिया कितने मोल के साथ में रिएक्ट करेंगे। भाई सिंपल सी बात है, 5/4
4 के साथ, 5/4 ऑक्सीजन, यानी कि कितनी ऑक्सीजन चाहिए, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.25 मोल। यानी कि अगर हमारे पास 1 मोल अमोनिया है तो 1 मोल अमोनिया 1.25 मोल ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट कर सकते हैं। लेकिन रिएक्शन कब तक होगी, जब तक ऑक्सीजन होगा तब तक रिएक्शन होगी। लेकिन बेटा ऑक्सीजन का हमारे पास मोल क्या है, ऑक्सीजन का कितना मोल है ये बताओ। हमारे पास 1 ही मोल है, 1 ही मोल तो है ऑक्सीजन। जब 1 ही मोल है बेटा ऑक्सीजन का, तो मुझे ये बताओ अमोनिया का पूरा 1 मोल तो कंज्यूम हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि अमोनिया के पूरे 1 मोल को कंज्यूम करने के लिए ऑक्सीजन का 1.25 मोल चाहिए। लेकिन ऑक्सीजन का कितना मोल है, ऑक्सीजन का केवल कितना मोल है, 1 मोल है। यानी कि यहां पर ऑक्सीजन हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट की तरह काम करेगा। लिमिटिंग रिएक्टेंट की तरह मतलब ये रिएक्शन को लिमिट कर देगा, क्योंकि खत्म हो जाएगा। और अगर ऑक्सीजन खत्म हुई तो फिर ये रिएक्शन होगी ही नहीं। तो इस पूरी रिएक्शन के दौरान हम देखेंगे कि हमारी ऑक्सीजन पूरी तरीके से कंज्यूम हो जाएगी, अमोनिया फिर भी बचेगी। समझ में आ रहा है, क्योंकि अमोनिया के 1 मोल के लिए कंज्यूम करने के लिए ऑक्सीजन का 1.25 चाहिए, लेकिन ऑक्सीजन का 1 ही है, तो अमोनिया पूरी कंज्यूम होगी क्या, नहीं होगी। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन देखिए इसमें क्या बोल रहा है, ऑल द O2 इज कंज्यूम, बिल्कुल सही है, सारी ऑक्सीजन गैस क्या हो जाएगी, कंज्यूम हो जाएगी। अमोनिया गैस पूरी कंज्यूम होगी क्या, नहीं। क्या 1.5 मोल H2O प्रोड्यूस होंगे, होते अगर ऑक्सीजन के 1.25 मोल होते, क्योंकि अगर अमोनिया का 4 मोल है तो कितना मिल रहा है, 4 मोल कंज्यूम होने पे हमें मिल रहा है वाटर का 6 मोल। तो यानी कि अमोनिया का 1 मोल पूरा कंज्यूम हो जाता तो मुझे वाटर के 1.5 मोल मिल जाते। लेकिन अमोनिया पूरा कंज्यूम हुआ कहाँ, हुआ क्या पूरा कंज्यूम, नहीं हुआ। तो मैं वाटर के 1.5 मोल भी नहीं मिलेंगे। और ये तो 4 मोल तो बेटा हमें तब मिलते जब अमोनिया 4 मोल होते, तो ये तो छोड़ दो। तो क्या आंसर होगा इसका, ए इज दी राइट आंसर। मोल कॉन्सेप्ट का बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, याद रखना। चलिए एक बार इसको देखिए और मुझे बताइए क्या सीन बन रहा है। चलिए बात करें, व्हाट इज द फॉर्मूला मास ऑफ एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट। देखो बेटा सोडियम कार्बोनेट एक होता है हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट, हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट। अब हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट होता क्या है बच्चों, आप सब लोगों ने पढ़ा है। पहली बात तो सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होगा, Na2CO3 होता है। हाइड्रेटेड होगा तो इसके पास क्या होंगे, 10H2O होंगे। इसको बेटा एक और नाम से जाना जाता है, क्या बोलते हैं, बिल्कुल सही जवाब, वॉशिंग सोडा। क्या बोलते हैं, वॉशिंग सोडा, इसको बोलते हैं बच्चों वॉशिंग सोडा। अब यहां पे सिंस हम बात कर रहे हैं एनहाइड्रस की, किसकी, एनहाइड्रस। एनहाइड्रस का सीधा सीधा मतलब है कि जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइन के जो टेल मॉलिक्यूल है वो है ही नहीं, यानी कि हमारे पास केवल क्या है, सोडियम कार्बोनेट। अब मुझे इसका क्या निकालना है बेटा, फॉर्मूला निकालना है, फॉर्मूला मास। तो फॉर्मूला मास क्या निकालोगे, पहले मैं बताऊं सोडियम का क्या होता है, सोडियम का होता है बेटा 23। तो सोडियम है कितने, 2, तो 2 कर दो, प्लस कार्बन का कितना होता है 12, तो 12 रहने दो। ऑक्सीजन का कितना होता है, सेम होता है, लेकिन यहाँ पे कौन है, 3 है, तो ऑक्सीजन गुणा 3 कर लो। इसका कितना हो रहा है, ये हो रहा है 46 प्लस 12 और प्लस 48, तो मेरे ख्याल से ये तो आराम से हो जाएगा 60। ये 106 आ रहा है, 106 है क्या हमारे पास, हाँ ये रहा, ये तो सीधा सीधा है। तो फॉर्मूला मास निकालना आना चाहिए, इसके लिए आपको हर एक उसका एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एटॉमिक मास याद होना चाहिए कि क्या क्या एटॉमिक मास है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये रहा, बात करते हैं इस पे थोड़ा, देखिए क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब बॉइलिंग पॉइंट पे ही पूछा गया, एक बार देख लेते हैं। बोथ बॉइलिंग एंड इवेपोरेशन आर सरफेस फिनोमेना, बिल्कुल नहीं।
बॉइलिंग सरफेस फिनोमेना नहीं होता, केवल एवेपोरेशन ही सरफेस फिनोमेना होता है। बॉइलिंग इज अ सरफेस फिनोमेना बट एवेपोरेशन इज अ बल्क फिनोमेना। गलत। बॉइलिंग सरफेस फिनोमेना नहीं होता, एवेपोरेशन सरफेस फिनोमेना होता है। बोथ बॉइलिंग एंड एवेपोरेशन आर बल्क फिनोमेना। बिल्कुल गलत है। तो क्या बचा? डी। डी बॉइलिंग एक बल्क फिनोमेना है। बल्क फिनोमेना मतलब जब मैं वाटर को बॉईल करता हूं तो वाटर वेपर में ही कन्वर्ट होता है, और एवेपोरेशन में भी वाटर वेपर में ही कन्वर्ट होता है। लेकिन बॉइलिंग में वाटर बल्क में वेपर में कन्वर्ट होता है, बहुत ज्यादा ज्यादा वेपर में कन्वर्ट होता है। एवेपोरेशन में ऐसा नहीं होता। तो डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट। देखिए इसको। अरे ये तो इजी है मेरे ख्याल से। इसके लिए आप एक फॉर्मूला याद करके रखेंगे। क्या रखेंगे? T/5 बराबर F प्लस 32/9 बराबर K प्लस 273/5। ये रिएक्टर स्केल में टेम्परेचर को एक जगह से दूसरी जगह हम क्या करते हैं? कन्वर्ट कर सकते हैं टेम्परेचर स्केल को। अब हमसे पूछा क्या है कि फ़ारेनहाइट और एक्स में क्या डिफरेंस है, यानी फ़ारेनहाइट और डिग्री में करें। तो इसको हटाओ तो क्या ले लेंगे? C अपॉन में 5 बराबर F प्लस 32 अपॉन में 9। ठीक। एक मिनट रुकना बच्चों, एक मिनट। चलिए बच्चों, तो यही बताना है हमको। अब एक बात बताओ, मैं इसको यहाँ कर दूं, इसको सॉल्व कर लो, कुछ नहीं है मेरा। क्या हो जाएगा? 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस बराबर F प्लस 32। एक मिनट, मैं कहीं गलत कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ। हाँ बेटा, ये प्लस में नहीं होगा, ये माइनस में होंगे यहाँ पे, है ना? ठीक है, ये माइनस होगा, माइनस। ये माइनस होगा, ये माइनस होगा, तो इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस में होगा। अरे -32। तो सिंपल सी बात है, ये 1.8 ही हो गया, ये डिग्री सेल्सियस होगा। इधर को भेज दोगे तो ये हो जाएगा 32 बराबर F हो जाएगा। देखो डायरेक्ट सबको पता है, डायरेक्ट तुमको भी पता था, डायरेक्ट मुझे भी पता है, पर मेरे जो देख रहे हैं कुछ बच्चे, शायद उन लोगों को ना पता हो। अब यहाँ से सीधा x की वैल्यू क्या आ गई? 32 आ गई। वरना सबको पता है इससे ज़्यादा नीचे कुछ हो नहीं सकता, 32 सीधा का सीधा आंसर है। लेकिन मेरा मकसद है कि तुमको ये फॉर्मूला भी एक बार क्या हो जाए, रिवाइज हो जाए, जिससे आगे चल के जब प्रॉब्लम करो तो चीज़ें सही हो ज़्यादा। हाँ, ये माइनस का है, ठीक है? किसका है? माइनस का है। चलो आगे बढ़ो। अब देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और उस क्वेश्चन को एक बार देखो तो क्या है। देखो ये क्या बोल रहा है ये वाला क्वेश्चन। ये रिएक्शन दी है कि इसमें हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड के अगर 2 मोल लूं और उसको मैं ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट कराऊं तो CO2 के मेरे पास 2 मोल मिलते हैं, ऐसा दे रखा है। अब इसके हिसाब से ये हमें ऑब्जर्वेशंस बताने हैं। पहला बोल रहा है 1 can add to a vessel only 2 मोल ऑफ CO4 each मोल ऑफ ऑक्सीजन एडेड। ये कह रहा है कि अगर मैं बर्तन लूं तो उस बर्तन में केवल केवल ये वर्ड याद रखना, ये 2 मोल, केवल 2 मोल ही ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे, 1 मोल के साथ और नहीं होंगे। अरे यार, अगर मैंने 4 मोल ले लिए CO के, तो क्या 4 मोल 2 मोल ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। लेकिन जब भी ये रिएक्ट करेंगे तो याद रखना, CO और ऑक्सीजन का जो मोल के परसेंट, मोल से रेशियो होगा वो 2:1 होगा। मतलब 2 मोल ऑक्सीजन के 1 मोल ऑक्सीजन के साथ में 2 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड के 1 मोल ऑक्सीजन के साथ में क्या कर देगा? रिएक्ट कर देगा। इसका मतलब ये नहीं कि केवल 2 ही मोल करेंगे, अगर ज्यादा होगा तो ज्यादा करेंगे, लेकिन रेशियो 2:1 रहने वाला है। इसकी वजह से ये क्या हो गया? गलत हो गया। नो मैटर हाउ दीज 2 reagents आर एडेड, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। रिएक्शन करवा रहे हो, हलवा बना रहे हो। when they react, CO2 react with oxygen in 2:1 मोल रेशियो में, तो ये बिल्कुल सही है।
कि जब भी ये रिएक्ट करेंगे तो CO रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ विद द रेशियो मोल रेशियो ऑफ 2:1। ये बोल रहा है व्हेन 2 मोल ऑफ CO एंड 1 मोल ऑफ प्लेस इन अ वेसल दे विल रिएक्ट टू गिव अ 9। पहली बात तो 1 मोल CO2 मिल ही नहीं रही हमको, CO2 कितने मोल मिल रही है हमको, 2 मोल CO2 मिल रही है यहाँ पे, तो ये तो होगा नहीं, तो ये भी इनका क्या हो गया, गड़बड़ हो गया। तो इसकी वजह से हमारा राइट आंसर बन जाता है, वो बन जाता है C। तो ये बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं जो केमिकल रिएक्शन से आपके पूछे जाते हैं। अब कुछ बात कर लेते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर की। तो यहाँ पे क्वेश्चन है एटॉमिक स्ट्रक्चर का, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन कुड नॉट बी derived फ्रॉम द रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो सबसे पहले मैं रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में थोड़ा बात करना चाहूंगा। तो अल्फा पार्टिकल में उन्होंने ये बोला था, ये बताया था कि सपोज दैट ये क्या है बेटा, एक न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है और बाकी का एटम है। तब जब इन्होंने अल्फा पार्टिकल्स की बौछार की तो देखा कि कुछ पार्टिकल सीधे चले गए, मोस्ट ऑफ द पार्टिकल कहाँ चले गए, सीधे के सीधे निकल गए। और इन्होंने कुछ देखा कि कुछ पार्टिकल थोड़ा डेविएट हो गए और बहुत ही कम पार्टिकल बाहर निकला। तो ये जो इन्होंने ऑब्जर्व किया, यही ऑब्जर्व किया, सिंपल सी बात है। ये है अल्फा पार्टिकल्स हैं बेटा, क्या है, अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल। तो इनकी ये ऑब्जर्वेशन थी कि मेजॉरिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल एटम से सीधे के सीधे चले गए और कुछ पार्टिकल्स सेंटर से थोड़ा क्या हो गए, डेविएट हो गए। और कुछ पार्टिकल्स लगभग 20,000 में से एक पार्टिकल उसी पाथ में वापस लौट के आ गया। तो फिर उन्होंने अपनी इन ऑब्जर्वेशन से कंक्लूजन निकाला और पहला कंक्लूजन उन्होंने यही निकाला कि एटम का मेजॉरिटी ऑफ पार्ट क्या होता है, एम्प्टी होता है। मतलब 99% ऑफ एटम इज एम्प्टी। दूसरा इन्होंने बोला था कि एटम के सेंटर में एक सॉलिड स्फीयर, बहुत ही सॉलिड, बहुत ही हार्ड स्फीयर है एटम के सेंटर में, और उसको इन्होंने नाम दिया न्यूक्लियस। क्या नाम दिया, न्यूक्लियस। नाम दिया न्यूक्लियस। न्यूक्लियस पे इन्होंने बोला कि न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है और न्यूक्लियस बहुत ही भारी होता है। मतलब इन्होंने बोला कि न्यूक्लियस कंटेन ऑलमोस्ट ऑल दी मास ऑफ द एटम। मतलब एक एटम का जितना मास होता है वो पूरा का पूरा मास, लगभग पूरा का पूरा मास कहाँ होता है, न्यूक्लियस में होता है। साथ ही साथ में इन्होंने बोला कि न्यूक्लियस पे चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। और इन्होंने साइज को भी कंपेयर किया तो इन्होंने बताया कि न्यूक्लियस एटम के मुकाबले, न्यूक्लियस की जो रेडियस है वो एटम की रेडियस के मुकाबले लगभग 1,00,000 गुना ज्यादा छोटी होती है। ये सारी की सारी इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट से निकाल के दिखाई। अब देखते हैं क्या क्या था। मोस्ट ऑफ द स्पेस इन द एटम इज एम्प्टी, ठीक है, लेकिन हमको तो क्या प्रूफ करना था, ये नॉट वॉट जरूर पढ़ लेना। तो ये सही है लेकिन ये हमारे किसी काम का नहीं। द रेडियस ऑफ द एटम इज अबाउट 10 to the power 5 टाइम्स द रेडियस। बिल्कुल सही है लेकिन ये हमारे किसी काम का नहीं, हमको तो गलत चाहिए। इलेक्ट्रॉन मूव इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ अ फिक्स एनर्जी लेवल कॉल्ड कोसेल। बिल्कुल सही, ये गलत है और ये भी सही है, ये गलत है। ये गलत क्यों है, क्योंकि ये वाली जो हाइपोथेसिस थी ये बोहर ने अपने मॉडल में दी थी, बोहर एटॉमिक मॉडल, ना कि रदरफोर्ड के अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट से निकल के आई थी। ये बात याद रखना। चलिए, ये क्वेश्चन है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है मेरे ख्याल से, और आना चाहिए, आप लोगों को आना चाहिए। देखो ये क्या कहते हैं कि जब भी हम किसी भी, जब कोई भी एक एलिमेंट एक से ज्यादा एलोट्रोप्स में मिलता है तो उसका एटॉमिक नंबर या एटॉमिक मास हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो उसका एटॉमिक मास कैलकुलेट करने का तरीका क्या होता है, एटॉमिक मास अगर ज्यादा मिल रहा है तो ये हम पढ़ेंगे एलोट्रोप इनटू अबंडेंस, मतलब कितना मिल रहा है, ठीक। एलोट्रोप इनटू अबंडेंस प्लस एलोट्रोप इनटू अबंडेंस, मतलब रेशियो निकालते हो, सीधा का सीधा मतलब है डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा, बस और कुछ नहीं।
तो मैं मान के चल रहा हूं जो B10 है वो हमको मिलता है x में, और B11 है ये हमको मिल रहा है y में। अगर मैं इनको परसेंटेज मानूं तो x प्लस बाई बराबर हो जाएगा 100, लेकिन मैं इसको परसेंटेज ना मान के मैं मान लेता हूं कि x प्लस बाई बराबर क्या है 1। 100 क्या होता अगर मैं परसेंटेज मान के चलता तो 100 होता, ठीक है। तो क्या करना है अब देख लो, ये फॉर्मूला यहाँ पे रखो, एटॉमिक नंबर तुम्हें समझ में आ जाएगा। तो एटॉमिक मास कितना है 10 1 बराबर, पहला एलोट्रॉप है 10, 10 हमें किस में मिल रहा है x में मिल रहा है, प्लस 11 हमको किस में मिल रहा है बाई में मिल रहा है। तो ये देख लो एक बार, एक मिनट, ये नहीं, 2 नहीं लगाएंगे यहाँ पे, सॉरी, परसेंटेज से निकाल रहे हैं, अबंडेंस तो नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पे देखो 10/1 बराबर 10x प्लस 11 बाई, ये समझ में आ रहा है। तो ये होगी हमारी इक्वेशन 2, और ये होगी हमारी इक्वेशन 1। 2 इक्वेशन है, 2 वेरिएबल है, आपको केवल इनको सॉल्व भी तो करना है। अगर नहीं कर पा रहे तो मैं बता देता हूँ कैसे करना है। यहाँ से ऐसा करो, तुम x की वैल्यू निकाल लो, x बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस बाई, और यहाँ पे रख दो। तो देखो 10^1.8 बराबर 10x है ना, तो x के लिए क्या रख दो 1, तो क्या हो जाएगा 10 माइनस 10 बाई प्लस 11 बाई। तो 10.18 बराबर क्या हो जाएगा 10 प्लस का बाई बचा, प्लस का बाई बचा। अब क्या करो, बाई की वैल्यू निकाल लो यहाँ से, यहाँ से देख रहा हूँ ये यहाँ पे सीधा आ रहा है, ठीक है, देख लो बाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, बाई की वैल्यू हो जाएगी 0.18, ये हो जाएगी। जब बाई की वैल्यू ये हो गई तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स की वैल्यू हो जाएगी 0.19, ये हुआ। अगर इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो केवल केवल आपको 100 का मल्टीप्लाई तो करना है, दोनों में 100 का मल्टीप्लाई कर लो। एक्स की क्या परसेंटेज आ गई 81%, इसकी क्या परसेंटेज आ गई 19%, ये लो। तो बाई आ रहा है 81 और एक्स आ रहा है 19, तो 19 और 81 आएगा, ये आंसर आएगा। यानी कि ये जो B11 है वो 81% मिल रहा है और ये मिल रहा है 19, ठीक है। मेरे ख्याल से इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ नहीं है, पर फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको, ये मैं बता दूं, एलोट्रॉप इंटू अबंडेंस प्लस एलोट्रॉप इंटू अबंडेंस। अब तुमको यहाँ पे परसेंटेज लेके करना है तो परसेंटेज लेके करो, तो परसेंटेज लेके करोगे तो थोड़ा सा वैसे तो डेटा सिंपल ही है, पर 1 मान के कर लो, बाद में जो भी आएगा उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो फिर ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, चलो अब ये देख लो क्या बोल रहा है एक बार। ये कह रहा है बेटा कि एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू द सम ऑफ नंबर ऑफ। तुमने देखा होगा कोई भी एलिमेंट है उसको 2 तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। एक नंबर हम यहाँ रखते हैं, ये होता है ए, और ये होता है हमारा जेड, इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। मैं बता दूं जेड हमारा क्या है, जेड हमारा होता है एटॉमिक मास, क्या होता है एटॉमिक मास होता है, और ए क्या है एटॉमिक नंबर है, ये आपको याद होना चाहिए, एटॉमिक नंबर। अब जो एटॉमिक नंबर है वो किसके बराबर होता है, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन। क्या होता है बेटा, नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं, ये बात याद रखनी है आपको, याद रखो। जो जेड होता है ना बेटा, ये होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन। क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो जेड को आप बराबर कर सकते हो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस ए क्या आता है एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर। तो ऐसा कभी भी आपसे देखा जाए तो आपको ये नंबरिंग वगैरह दे रखी होती है, और आगे चल के अपन को न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन निकालने होते हैं। तो ये बहुत ही ज्यादा सिंपल चीज है। एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू द सम ऑफ, देख लो अब एटॉमिक मास ये है किसके सम के बराबर है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन के बराबर। तो यहाँ पे लिखा होगा, इलेक्ट्रॉन का कोई रोल नहीं होता, हटाओ इसको, ये भी इलेक्ट्रॉन है तो यही बचा केवल। इलेक्ट्रॉन का सेंस मास इतना ज्यादा कम है, इतना ज्यादा कम है कि अगर मैं एटॉमिक मास टोटल लूं किसका, एक एटम का, तो उसमें इलेक्ट्रॉन की भागीदारी बहुत कम होती है, इसलिए हम उसको लगभग नेग्लिजिबल मान लेते हैं। यानी कि एटॉमिक मास में केवल न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का ही हम क्या करते हैं,
समीशन देखते हैं। तो व्हाट शुड बी द राइट आंसर? द राइट आंसर इज दिस। अब इसमें तो वैलेंसीज निकालनी है, तो ये तो मेरे ख्याल से आप लोग सभी निकाल लोगे। पहले तो सिंबल से नाम पता होना चाहिए। ये नियॉन है, ये सिलिकॉन है, ये नाइट्रोजन है और ये मैग्नीशियम है। तो अगर मैं नियॉन की बात करूं तो ये तो भैया नोबल गैस है, तो इसकी वैलेंसी तो 0 हो जानी है। मैं सिलिकॉन की बात करूं तो सिलिकॉन कार्बन वाले ग्रुप में आता है, इसकी वैलेंसी 4 हो जानी है। नाइट्रोजन ये तुम्हारा P5 में आता है, तो इसकी वैलेंसी, सॉरी P5 में नहीं आता, इसके लास्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसकी वैलेंसी हो जानी है 3। और अगर मैं मैग्नीशियम की बात करूं बच्चों, तो मैग्नीशियम की क्या वैलेंसी हो जानी है? 2 होती है। ये प्लस की होती है, ये माइनस की होती है, ये प्लस की होती है, ये 0 होती है। तो इसमें तो वैलेंसीज का ऑर्डर निकालना है, तो वैलेंसीज का ऑर्डर नियॉन की तो 0 रहेगी, तो ये तो देखो हटा दो, इनमें से कोई है ही नहीं। नियॉन की 0 बिल्कुल सही। 0 के बाद कौन आ जाएगा? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के बाद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद सिलिकॉन। बस हो गया, बात खत्म। समझ में आ रही बात? ये होता है मैग्नीशियम। और वैलेंसी हो गई है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, द मास नंबर ऑफ ऑर्गन इज 40, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? जो ऑर्गन है, अब कितना हो ये पता नहीं। देखो ये ऑर्गन है, तो इस ऑर्गन का जो मास नंबर है जेड, वही है E। मास नंबर कितना दे रखा है? 40 दे रखा है। अब तुमको ऑर्गन का एटॉमिक नंबर पता है, तो आप आगे की चीजें कर सकते हो। तो मुझे बताओ ऑर्गन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? देखो यहां से, हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, जिनॉन और रेडॉन, ये होता है। इसका होता है बेटा 2, इसका होता है 8, इसका होता है 18, इसका होता है 32, इसका जो भी होता है। तो ऑर्गन का कितना हो रहा है बेटा? 18 हो रहा है। इसका मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन ऑर्गन में कितने हो गए? 18। हमको निकालने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो बताइए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बराबर क्या हो जाएगा? सिंपल सी बात है, जेड माइनस ए। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बराबर क्या होगा? जेड कितना है बेटा? 40, ए कितना है? 18। तो न्यूट्रॉन कितने हो गए बेटा इसमें? 22। तो वही पूछा है। नंबर ऑफ प्रोटॉन 18 है, तो ये तो गलत हो गया। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 18 है, ये भी गलत हो गया। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्गन इज 18। अभी देख लेते हैं, द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड द इलेक्ट्रॉन इन ऑर्गन, गलत है। यही बचा। ये कैसे? देखो ऑर्गन पे कोई चार्ज नहीं होता, ऑर्गन के जो, क्योंकि ये फ्री स्टेट है, इसमें जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन भी हैं। आयंस नहीं बना रहा। तो अगर इसमें प्रोटॉन 18 हैं, तो जाहिर सी बात है इसमें इलेक्ट्रॉन भी क्या होंगे? 18 ही होंगे, क्योंकि इस पे इवेंचुअली कोई चार्ज है ही नहीं। तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? 18 होंगे। ये बात याद रख लेना। तो सी शुड बी द राइट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आयन इज नॉट आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ F माइनस? तो पहले तो हम बात करते हैं F, फ्लोरीन माइनस। मुझे बताओ बेटा फ्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एटॉमिक नंबर क्या है फ्लोरीन का? 7 है। तो फ्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 7। लेकिन हम फ्लोरीन -1 की बात कर रहे हैं, मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसके पास और ज्यादा है। तो फ्लोरीन के पास एक इलेक्ट्रॉन और ज्यादा है, 7 तो इसके पास थे ही, एक और आ गया, तो फ्लोरीन माइनस के पास टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए 8। अब 8 इलेक्ट्रॉन इनमें से किसके पास है? आप देख लो, सिंपल सी बात है, एक ही व्यक्ति के पास हो सकते हैं, नियॉन के पास। किसके पास है? नियॉन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है। आप अगर इसकी बात करें, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के पास वैसे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? ऑक्सीजन के पास वैसे इलेक्ट्रॉन होते हैं 8, 2 और, तो इसके पास तो 10 हो गए। है क्या? 10 के नहीं हो गए? ठीक है। अगर इसकी बात करो तो सोडियम, सोडियम के पास कितने होते हैं भाई? ये इसके पास तो कम ही होते हैं। कितने होते हैं? 11। लेकिन एक माइनस का कर दिया, तो इसके पास कितने बचे? 10। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7। कितने होते हैं नाइट्रोजन के पास? व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन? बताओ। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? गया
मेरे को लग ही रहा था थोड़ा थोड़ा। बेटा फ्लोरीन के पास जो एटॉमिक नंबर होता है 9 होता है, तो इसके पास वैसे 9 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। कितने होने चाहिए? 9 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। लेकिन 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 एक इलेक्ट्रॉन और आ गया। तो एक इलेक्ट्रॉन और आ गया तो इसकी वजह से इस पे कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? इसकी वजह से इस पे इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 10। 9 इलेक्ट्रॉन थे, की वजह से इस पे कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? एक इलेक्ट्रॉन आ गया तो 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। बिल्कुल सही हो गया। तो इसमें नॉट पूछा है, नॉट आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो देखो बेटा, इसके पास भी 10 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 10 इलेक्ट्रॉन है। नियोन, नियोन, नियोन के पास कैसे हो जाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन? हाँ, नियोन के पास भी कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा? 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। समझ में आया? तो अपन ने ये पीछे वाला गलत कर दिया क्या? दो नहीं, इसके पास जो एटॉमिक नंबर है इसका वो 10 होता है, ये याद रखना। थोड़ा गड़बड़ हो गया मेरे ख्याल से। ठीक है, एटॉमिक नंबर इसका 10 होता है। ऑर्गन का कितना होता है? ऑर्गन का तो मेरे ख्याल से 18 ही होता है। हम्म। तो नियॉन का बेटा 10 होगा, ये थोड़ा सही कर लेना, बाकी और कुछ नहीं, बाकी तो सब सही है। और यहाँ पे देख लिया है मैंने, नियॉन का 10 हो गया। अब मैं बात करता हूँ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के पास बेटा होते हैं 7। अब नाइट्रोजन के पास जब 7 होते हैं इलेक्ट्रॉन पर माइनस का, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन इसके पास और है, तो ये कितना हो गया? 8 इलेक्ट्रॉन। अब अगर इसकी बात की जाए तो इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 10 इलेक्ट्रॉन ही है। नाइट्रोजन बच गया बेचारा, इसके पास केवल 8 इलेक्ट्रॉन है, तो राइट आंसर होगा ये, सही होगा। ठीक है। हाँ, हो जाता है यार कभी कभार, कुछ ये दिमाग से निकल जाता है। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे हो तो आगे बढ़ते हैं। चलो, अब ये कुछ दिया गया है, विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग कंटेन द मोस्ट न्यूट्रॉन। तो मोस्ट न्यूट्रॉन क्या होगा भाई? इसमें से इसको घटा दो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकल आएंगे। तो घटाओ, 3। 3, इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हो गए? 3। इसको घटा दो, 2। 3, तो इसमें इतने हो गए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इतने। इसको भी घटा दो, तो ये 1 और ये 3, ये हो गया। इसको घटा दो तो ये कितना हो जाएगा? 30 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो इलेक्ट्रॉन के लिए बात करता है ना। चलिए, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन तो ये हो गए। तो इसमें बोल क्या आ रहा है? कंटेन द मोस्ट न्यूट्रॉन्स। तो मोस्ट न्यूट्रॉन कौन कंटेंट का हुआ है? ये वाला हमारा न्यूट्रॉन के नंबर सबसे ज्यादा है इसमें। जब सबसे ज्यादा है तो सिंपल सी बात है, यही आंसर होगा। इसमें बात करते हैं, थोड़ा एक बार पढ़ लो ताकि चीजें समझ में आ जाएं और आपको क्लियर हो जाए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर द आयंस आइसो इलेक्ट्रॉनिक? आइसो इलेक्ट्रॉनिक अभी बोला, यानी कि इनके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। तो मैग्नीशियम की बात करें, ऑर्गन की बात करें, ऑर्गन के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 18 है। मैग्नीशियम की बात करो तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? आप लोगों को पता होगा मेरे ख्याल से, मैग्नीशियम का होता है 12। कितना होता है बेटा? 12 होता है। जब मैग्नीशियम का 12 होता है, अब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन इसने ऑलरेडी दे रखे हैं, तो यहाँ पर तो इसके पास तो 10 ही इलेक्ट्रॉन रह गए। तो इन दोनों का कोई मैच है ही नहीं। अब हम बात करते हैं सोडियम। तो सोडियम के पास 10 होते हैं, पॉजिटिव चार्ज है तो एक दे दिया, तो इसका मतलब बचे 10। 11 होते हैं, एक चार्ज है तो दे दिया। ऑक्सीजन के पास 8 होते हैं, तो एक ने एक और ले लिया, तो हो गया इसके पास 10। तो ये हो गई हमारी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज।
इनको भी चेक कर लो, कर लेना चेक, इनमें कुछ सही नहीं, आप देखोगे गौर से गौर से। तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कैथोड रेस इज नॉट करेक्ट। तो कैथोड रेस तो आपको पता है कि कैथोड एक्सपेरिमेंट हुआ था, ये कैथोड थी, यहाँ पर एक कैथोड था, जब ये ट्यूब के अंदर हमने वैक्यूम क्रिएट कर दिया तो यहाँ से कुछ रेज निकली और इन रेस को हमने बोला गया कैथोड रेस, और ये कैथोड रेस इलेक्ट्रॉन्स की बनी हुई थी और इलेक्ट्रॉन पे पॉजिटिव चार्ज था। इतना इतना जान लो। तो इसमें क्या था, कैथोड रेस पार्टिकल्स आर इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल सही है, लेकिन हमें नॉट करेक्ट पूछना है तो ये तो होगा ही नहीं। कैथोड रेस पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम एनोड एंड मूव टुवर्ड्स कैथोड, गलत। ये स्टार्ट ही कैथोड से हुआ करते थे, इसीलिए तो उनको कैथोड रे बोला गया। इन द अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक फील्ड कैथोड रे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल सही, इनके पास चार्ज होता है तो ये गलत हो जाएगा हमारे लिए। टेलीविजन पार्टिकल में कैथोड का यूज करते हैं, बिल्कुल करते हैं, लेकिन हमको नॉट करेक्ट पूछना था, तो हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, असर्शन रीजन है, एक बार इसको देख लो तो मेरे ख्याल से सारा हो जाएगा। इन अ प्योर कंपाउंड, द एलिमेंट आर ऑलवेज प्रेजेंट इन अ डिफाइंड प्रोपोर्शन बाय मास। ये बिल्कुल सही है, और इसी को अपन क्या बोलते हैं, कांस्टेंट प्रोपोर्शन ऑफ मास। हमने लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन देखे थे, और लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में हमने देखो दो लॉ पढ़े थे, एक लॉ ऑफ डिफाइंड प्रोपोर्शन, एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ डिफाइंड प्रोपोर्शन हमारा दिया था वर्जिलियस ने, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दिया था जोसेफ एल प्रोस्ट ने। एक और था जिनको डॉल्टन ने दिया था, वो किया था लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो ये बिल्कुल सही है, पहला सही कह रहा है। रीजन देखते हैं, दिस इज एक्सप्लेन्ड बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। नहीं, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के द्वारा एक्सप्लेन किया नहीं जा सकता। ठीक है, तो ये अपना अलग है, ये अलग है, तो ये गलत हो गया। तो राइट आंसर क्या हो गया, सी इज द राइट आंसर। क्या हो गया, सी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। Which of the following scientists mention that an electron in an atom could revolve in a certain stable orbit without the emission of radiant energy? देखो, जब रदरफोर्ड ने अपना एटॉमिक मॉडल दिया था तो रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में ड्रॉबैक यही था कि वो बोले जा रहे थे कि न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमता है, लेकिन बात सही है, लेकिन मैक्सवेल के अकॉर्डिंग अगर कोई चार्ज पार्टिकल एसेलरेटेड मोशन में हो, क्योंकि सर्कुलर मोशन में इलेक्ट्रॉन एसेलरेटेड मोशन में होता है, तो एसेलेटेड मोशन में अगर कोई चार्ज पार्टिकल होगा तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में अपनी एनर्जी को क्या करेगा, इमिट कर देगा, और इसकी एनर्जी इमिट होती जाएगी, पाथ छोटा होता जाएगा, छोटा होता जाएगा, और न्यूक्लियस से जाके टकरा जाएगा। ये ड्रॉबैक था रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल का। तो इसको फिर इस ड्रॉबैक को टैकल किसने किया, दूर किसने किया, बोहर्स एटॉमिक मॉडल। तो इसमें किसने था, नील्स बोहर। नील्स बोहर ने अपना एटॉमिक मॉडल दिया और उन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन एक सर्टेन एनर्जी लेवल्स में ही रिवॉल्व करता है, इसी एनर्जी में ही रिवॉल्व करता है, और इससे कोई भी एनर्जी इमिट नहीं होती है, और उन एनर्जी लेवल्स को हमने बोला कि ये क्या है बेटा, ऑर्बिट्स हैं। क्या है, ऑर्बिट्स। चलो ये पढ़ो फिर हम बताते हैं। चलिए, ये क्या बोल रहा है, कुछ स्टेटमेंट है उनको हमें कंसीडर करना है। द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन इट न्यूक्लियस। ये बिल्कुल सही है कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस। द मास नंबर ऑफ एलिमेंट इज द सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस। ये भी बिल्कुल सही है कि मास नंबर क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का क्या होता है, सम होता है। आइसोटोप्स आर एटम ऑफ सेम एलिमेंट with different mass number, which of the element given above are correct। तो देखो ये भी सही है कि आइसोटोप्स में क्या होता है, एटॉमिक नंबर सेम है, लेकिन एटॉमिक मास क्या होता है, अलग अलग होता है, और यही इसमें दिया गया है। कुछ ऐसे एलिमेंट मिलेंगे जिनका एटॉमिक मास सेम होता है लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है, इनको बोलते हैं आइसोबार्स। समझ में आया। कुछ होते हैं आइसोटोन्स। आइसोटोन्स मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होंगे, सेम होंगे, तो उनको बोलते हैं आइसोटोन्स। तो ये तो तीनों ही सही थे, तीनों सही थे, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी इज अ राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट, ये क्या बोल रहा है, द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज द एवरेज मास ऑफ इट्स नेचुरली अकरिंग आइसोटोप्स टेकिंग इनटू अकाउंट देयर अबंडेंस। अभी जस्ट हमने जो B10 B11 वाला किया था,
तो वो किस मात्रा में, किस परसेंटेज में नेचर में मिलता है, एनवायरमेंट में मिलता है, उसको टैकल करके तब हम जाके कहीं एटॉमिक मास उसका निकालते हैं, एवरेज एटॉमिक मास निकालते हैं। नेक्स्ट, व्हाट वाज द मेन ड्रॉबैक ऑफ द रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल? जस्ट अभी मैंने बताया कि इट कुड नॉट एक्सप्लेन द एग्जिस्टेंस ऑफ न्यूक्लियस, बिल्कुल ये तो इन्होंने कर लिया था। इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम, इट डिड नॉट अकाउंट फॉर द मास ऑफ द एटम, इट डिड नॉट एक्सप्लेन द डिस्क्रीट लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ एलिमेंट। नहीं नहीं, देखो सिंपल सी बात है, ये एटम की स्टेबिलिटी को नहीं प्रपोज कर पाए थे। क्या नहीं कर पाए थे? एटम की जो स्टेबिलिटी थी उसको नहीं एक्सप्लेन कर पाए थे, क्योंकि इनके अकॉर्डिंग अगर इलेक्ट्रॉन घूमता रहेगा घूमता रहेगा घूमता रहेगा तो वो न्यूक्लियस से जाकर टकरा जाएगा और एटम खत्म हो जाना चाहिए। तो ये इनकी ड्रॉबैक था। नेक्स्ट क्या था? विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स एन आइसोटोप्स? तो आइसोटोप्स हमने अभी देखा क्या होते हैं, जिनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं और एटॉमिक मास क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, इनको आइसोटोप्स बोलते हैं। तो क्या बोला? एटम विद अ सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। हाँ बिल्कुल सही है। एटम्स विद सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, नहीं ये तो आइसोबार्स हो जाते हैं। एटम्स विथ सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बट इलेक्ट्रॉन का कोई रोल ही नहीं रहता इसमें। एटम विद द सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बट डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन, नहीं ऐसा भी नहीं है। तो ये क्या आंसर हो जाएगा? ए हो जाएगा, कि ऐसे एलिमेंट्स जिनके एटॉमिक नंबर क्या होते हैं, सेम होते हैं, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, जिसकी वजह से इनके एटॉमिक मास इवेंचुअली क्या हो जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट हो जाते हैं। तो आज के लिए बेटा इतना ही, ठीक है। ये हमारा एक टॉपिक हो गया, और इसके बाद मैं टॉपिक लेके आने वाला हूं इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड, जिसकी मैं 2 क्लासेस लूंगा आपके लिए। क्या लूंगा? 2 क्लासेस लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। मुझे लगता है लेक्चर आपको पूरा समझ में आया होगा, आपका रिवाइज भी हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद एवरीवन।